हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन रिंग्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये होंगे क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं तो अपने आप में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको ये क्वेश्चन का सेट देख के मालूम लग जाएगा। हालांकि जब न्यूटन रिंग्स हम पढ़ते हैं या माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। ट्रांसमिटेड सिस्टम का अलग आता है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम का अलग आता है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पर एग्जाम में इतना टफ नहीं जाता है। हाँ, कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको आने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडियस mth डार्क रिंग के लिए किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके लिए, mth के लिए। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि डार्क का पूछा है ना। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा सिस्टम लेना है, रिफ्लेक्टेड लेना है, ट्रांसमिटेड लेना है, तो बाय डिफॉल्ट आप रिफ्लेक्टेड सिस्टम लेके चलोगे। बाय डिफॉल्ट आप कौन सा सिस्टम लेके चलोगे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम लेके चलोगे। तो फॉर डार्क फ्रिंज, तो अगर मैं डार्क फ्रिंज के लिए बात करूं तो डार्क रिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है रेडियस का, तो वो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है n लैम्बडा r अपॉन म्यू बनता है। और अगर यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है तो म्यू को हम क्या ले लेंगे, 1 ना। तो म्यू को अगर आप 1 ले लेते हो और n की वैल्यू को आप कर देते हो m, तो r किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एन एम लैम्बडा आर, जहां कैपिटल आर जो है वो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब हमें एम के साथ रिलेशन पूछा है तो यहां पर एम के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वेवलेंथ है लाइट की जिसको लैम्बडा से लिखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो 10th डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर जो m लिखा हुआ है m की जगह आपको चुपचाप से 10 लगा देना, आंसर आपका खत्म। तो r 10th पूछा है तो यहां पर आप लिख दोगे 10th, तो आंसर में क्या आ जाएगा, m की जगह आपको लिखना है 10, तो ये हो जाएगा 10 लैम्बडा r। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 10 लैम्बडा r, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ द रिंग इज मेजर्ड इंस्टेड ऑफ रेडियस। जब हम न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, हालांकि जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वहां पर हम निकालते हैं डायमीटर, रेडियस को, पर उस रेडियस को हम जल्दी से चेंज कर देते हैं किसके अंदर, डायमीटर के अंदर। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप जब फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो वहां पर आप अगर डार्क की बात करें तो डार्क के लिए आप ये फॉर्मूला लेके आते हो, एम लैम्बडा आर या एन लैम्बडा आर करके फॉर्मूला लाते हो। अगर हम एयर को मीडियम मान रहे हैं तो एन लैम्बडा आर करके फॉर्मूला लाते हैं। और फिर इस डायमीटर इसको हम जल्दी से चेंज कर देते हैं किसके अंदर, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ एन लैम्बडा आर लिखा जाएगा, एन लैम्बडा आर, और इसको हम जल्दी से चेंज कर देते हैं किसके अंदर, डायमीटर के अंदर। ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर आती है, एक्सपेरिमेंटल एरर जो आती है या आ सकती है वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उस क्वेश्चन में पूछा गया है द सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग इज डार्क। न्यूटन रिंग के अंदर जब हम देखते हैं जो रिंग्स बनती है तो उसमें जो सेंट्रल स्पॉट है वो डार्क होता है। तो वो सेंट्रल स्पॉट डार्क क्यों जाता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है वहां पर फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का, और पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है तो फिर वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। डार्क बन रहा है, डार्क बन रहा है, सीधी सी कहानी है, वहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द न्यूटन रिंग्स। वेवलेंथ की बात हो रही है। अब चाहे डार्क फ्रिंजेस के लिए हो और चाहे फिर वो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हो, जो डायमीटर है या जो रेडियस है, डायमीटर है या रेडियस है, उसमें वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, लैम्बडा के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। और यहां से अगर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो यहां से डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लैम्बडा। यहां पर बोला है कि यदि तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जाए, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू को यदि इंक्रीज कर दिया जाएगा तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लैम्बडा इंक्रीज हो जाएगा तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है फॉर द mth डार्क रिंग द कंडीशन इज। mth डार्क रिंग के लिए कंडीशन क्या होती है। देखो हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो ये बनाते हैं 2 म्यू टी कॉस आर या कॉस थीटा इक्वल्स टू
किसके लिए? डार्क के लिए। तो डार्क के लिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम में किसकी जैसी कंडीशन बनती है? कंस्ट्रक्टिव जैसी, यानी कि ब्राइट जैसी। और ब्राइट के लिए किसकी जैसी कंडीशन बनती है? वो बनती है डिस्ट्रक्टिव जैसी, क्योंकि वहां पर फेज डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू क्या आता है? एन लैम्बडा करके फॉर्मूला आता है। एन लैम्बडा, सॉरी एन आर नहीं है, एन लैम्बडा। तो एन की जगह एम लिखा हुआ है तो मैं एम लिख दूंगा, एम लैम्बडा। अब यदि आर को मैं 0 ले लूं, रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये बन जाता है हमारे पास 2 म्यू टी और इक्वल्स टू एम लैम्बडा, क्योंकि कॉस 0 जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। और अगर मैं मीडियम जो है उसको ले लूं एयर, तो फॉर एयर, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एयर के लिए, तो फॉर एयर के लिए म्यू की वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारे पास आंसर बन जाता है 2t इक्वल्स टू एम लैम्बडा, 2t इक्वल्स टू एम लैम्बडा, जो कि कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ लेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम न्यूटन रिंग्स यूजिंग। न्यूटन रिंग से लेंस की वक्रता त्रिज्या आर कैसे निकाली जा सकती है? तो हमारे पास न्यूटन रिंग्स में आर का जो फॉर्मूला आता है, अगर मैं डार्क फ्रिंज के लिए बात करूं या डार्क रिंग के लिए बात करूं, तो उसको हम लिखते हैं एम लैम्बडा आर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा एम लैम्बडा और आर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन एम लैम्बडा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन एम लैम्बडा, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस देखो यार, हर किसी में सेम चल रहा है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बाद जो पाथ डिफरेंस आपका आएगा वो 2 म्यू टी कॉस थीटा, 2 म्यू टी कॉस थीटा ही चलता रहेगा। ये बात अलग है कि कहीं पर मीडियम को आप एयर मान लोगे, कहीं पर मीडियम की कुछ वैल्यू होगी, पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बाद जितने भी केस आएंगे, चाहे वो वेज शेप फिल्म हो, चाहे वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो, चाहे फिर वो न्यूटन रिंग्स हो, सब के अंदर पाथ डिफरेंस कितना आना है? 2 म्यू टी कॉस थीटा आना है। कहीं पे टी की वैल्यू डी हो जाएगी, कहीं पे टी को कुछ लिख देंगे पर रहेगा भाई। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 म्यू डी, क्योंकि टी को डी लिख दिया, तो 2 म्यू डी कॉस थीटा। अगर आप एयर को मीडियम ले लेते हो तो फॉर एयर के लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा 2d कॉस थीटा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2d कॉस थीटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है इफ वन मिरर इज मूव्ड बाय लैम्बडा बाय 2 द नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इज। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन n। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर दिखा दूंगा। मेरे को दिखाने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ये PYQs हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन n। x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है लैम्बडा बाई 2। तो x की वैल्यू आप लैम्बडा बाई 2 डालोगे तो यहाँ पर आ गया लैम्बडा, ये आ गया 2 लैम्बडा बाई 2 और ये हो गया n। 2 से 2 कट गया, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर हो गया लैम्बडा अपॉन लैम्बडा और आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो फ्रिंज कितनी सरकेगी? 1 सरकेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज टू मेजर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसके एप्लीकेशंस हमने पढ़े हुए हैं। वेवलेंथ इससे मेजर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा भी मैंने फॉर्मूला। उसके अलावा स्मॉल डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 करके कुछ फॉर्मूला होता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यानी कि सारे ही हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखो, वही फॉर्मूला लैम्बडा का। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2x अपॉन n और x की वैल्यू कितनी कर दी? d, तो 2d अपॉन n। मैंने आपको कहा भी था, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। शेप ऑफ फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखो, यदि दोनों जो मिरर हैं, तो इफ m1 एंड m2, यदि m1 m2 परपेंडिकुलर है तो जो फ्रिंज बनेंगी वो कैसी बनेंगी? वो बनेंगी सर्कुलर। उस केस में फ्रिंज बनेगी सर्कुलर अगर परपेंडिकुलर है। और यदि m1 और m2 परपेंडिकुलर नहीं है, इज नॉट परपेंडिकुलर, तो अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में फ्रिंज कैसी बनेंगी? हाइपरबोला और या फिर स्ट्रेट लाइन। हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन, दो में से एक कहानी चलेगी, हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि दोनों मिरर परपेंडिकुलर है या नहीं है।
तो अब कुछ भी नहीं कह रखा है तो हम तो ये मान के चलेंगे कि क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो जो फ्रिंज है वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। कैसी बनेगी, सर्कुलर। इन केस अगर आपसे बोल दिया जाता कि परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर उसमें 3 कंडीशन बनती है। एक कि जो M1 और M2 है उनके बीच में एंगल परपेंडिकुलर नहीं है और साथ ही साथ उनके बीच में कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। जब दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो उस केस में हाइपरबोला बनेगा, और जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी जीरो हो जाएगी तो उस केस में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपको याद रखना है ना। तो उस केस में क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन सर्कुलर फ्रिंज द मिरर्स मस्ट बी। यदि आपको सर्कुलर फ्रिंज चाहिए तो मिरर जो है वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, अभी मैंने बताया आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय गैस इन वन आर्म। जब एयर को गैस से रिप्लेस कर दिया जाए एक आर्म के अंदर तो फ्रिंज शिफ्ट डिपेंड ऑन। तो फ्रिंज शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्रिंज शिफ्ट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, वेवलेंथ पर, लेंथ ऑफ ट्यूब पर, और उसके साथ यानी कि तीनों पर डिपेंड कर गया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस पर काम करता है, इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस में भी यहां पर हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होता है, ये होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहां क्या आता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर कौन कौन से आ जाएंगे, YDSC, और उसके अलावा फ्रेनेल बाइप्रिज्म, ये सारे किस पे आ जाएंगे, YDSC पर। न्यूटन रिंग्स, कलर थिन फिल्म इंटरफेरेंस और जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो किस पर आ जाएंगे, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है जो करा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर पूछा है कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 गुना कर दिया जाए तो डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहाँ से लिख लो d2/d1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √r2/r1। अब क्या किया है, रेडियस को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया तो ये हो जाएगा √2। तो यहाँ से d2 बराबर हो जाएगा √2d1। तो √2d1 यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की दी है 2, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू दी है आपको 2 मीटर। वेवलेंथ जो दिया है लैम्बडा, उसकी वैल्यू दी है 600 nm। उसके बाद रेडियस निकालनी है 5th डार्क फ्रिंज की, तो n की वैल्यू हो गई 5। फॉर्मूला हमारे पास होता है R इक्वल्स टू √m लैम्बडा R, जो कि शुरू में हमने लिखा था। तो m की वैल्यू 5 हो गई, या n बोल लो उसको, और लैम्बडा की वैल्यू 600 नैनोमीटर है तो 600 इंटू 10⁹ कर लो माइनस का, और कैपिटल R जो है उसकी वैल्यू 2 है। अब कुछ नहीं करना है, गणित लगानी है, इसको सॉल्व करना है। गणित लगा के इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा 2.45 मीटर। क्या आंसर आएगा, 2.45 मीटर, 2.45 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन रिंग्स, द रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन। न्यूटन रिंग में रिंग किसके इंटरफेरेंस से बनती है, तो 2 तरह के सिस्टम चलते हैं, एक रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वाला तो खेल यहाँ पर है ही नहीं, तो या तो रिफ्लेक्टेड आएगा या ट्रांसमिटेड। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एयर फिल्म, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एयर फिल्म। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन रिंग्स लैम्बडा और R की वैल्यू दी है, ये सेम क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला यूज करना है भाई, n लैम्बडा R। वो आप देख रहे हो इसके ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, दुनिया जहान की बार। सिर्फ आप ये PYQs ही कर जाओ, फॉर्मूला भी या अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इतनी बार यूज़ करवा लिया, मैंने ही करवा लिया यहाँ पर। तो 4, एक तो वैल्यू हो गई 4, उसके बाद लैम्बडा की वैल्यू हो गई 500 nm, अगेन उसको कन्वर्ट कर देना है 10⁻⁹ करके मीटर में, और R की वैल्यू 1। यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2.83। ये रेडियस आएगी तुम्हारी 1.41 mm। आपसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर आप जब निकालोगे तो डायमीटर को 2R कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.83, जो कि ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एयर फिल्म को रिप्लेस करके वाटर कर दिया जाए न्यूटन रिंग्स में तो डायमीटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डायमीटर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है λ/μ के। तो यदि म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अब एयर से रिप्लेस कर दिया, तो डायमीटर जो है वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो डायमीटर क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का केस है और फ्रिंज शिफ्ट को पूछा है कि लैम्बडा की वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2x/n। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 0.01 ये mm में है, तो 10⁻³ यहाँ लिख दोगे, और n की वैल्यू कितनी है, 40 है। n की वैल्यू कितनी है, 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 nm। क्या आंसर आ जाएगा, 500 nm, जो कि ऑप्शन हो गया बी।
अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द पाथ डिफरेंस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यदि पाथ डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा? तो पाथ डिफरेंस यदि बढ़ेगा तो फ्रिंज जो है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो पास पास आते जाएंगे। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड निकालना है। लैम्बडा की वैल्यू है 600 nm, मिरर इज मूव्ड बाय, वही फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल्स टू 2d/n। तो लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 600 nm, यानी कि 600 इंटू 10⁻9 माइनस का कर लो इसको 2d। d की वैल्यू है 0.015 mm को आप लिख लो 10⁻³ और अपॉन n हो गया। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से पहले ये 2 जीरो उड़ाओ, 3 आ जाएगी यहाँ से, 1 2 3 और ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ से ये 2 उड़ाओ तो ये बनेगा कितना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻8 तो ये हो गया, क्योंकि 2 0 1 आ गया। और यहाँ से ये 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 हो गया ना। और इंटू ये 10 पावर कितना हो गया? -6 अपॉन n हो गया। तो 6 को काट दो यहाँ से 5 बार, तो 5 वाला तो 50 ही दिख रहा है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। भाई ये नीचे से आएंगे घूम फिर के 500 बनेंगे, तो आंसर तुम्हारा 50 बनेगा। कितना बनेगा? 50। अगला क्वेश्चन है द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिपेंड्स ऑन। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज की जो विजिबिलिटी है किस पे डिपेंड करती है? कोहेरेंस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि सभी के ऊपर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 5 mm, थिकनेस जो है ग्लास प्लेट की वो कितनी दी है? 5 mm दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना दिया है? 1.5 दिया है। फाइंड द फ्रिंज शिफ्ट फॉर लैम्बडा। फ्रिंज शिफ्ट निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 2t μ-1, 2t μ-1, क्योंकि ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 5 mm इंट्रोड्यूस्ड इन 1 मार्क, एक जगह रख दी गई है ना, तो 2t μ-1। तो यहाँ पर 2t की वैल्यू कितनी हो गई? 5 mm, और ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू 1.5 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 5 mm बनेगा, ये डेल्टा की वैल्यू। और डेल्टा बराबर होता है किसके? n लैम्बडा। तो n बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा अपॉन लैम्बडा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 500 nm, और ये कितनी है? 5 mm। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।